थ्योरी का वो इधर तो हुआ ही नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से जो, तो इसलिए वो तो किसी को पता ही नहीं कि क्या है। मतलब दुबई वगैरह में हुआ है, लेकिन वो तो वेरिएंट ही दूसरा है ना। पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं ही हुआ था। सीन। हाँ, यस। पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ था। अच्छा चलो ये स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से कि, और एक सेकेंड। अच्छा पहला वाला विच सैंपल कंटेन्स, अच्छा जल्दी से, अब थोड़े स्पीड मारते हैं इसको ना, क्योंकि बहुत देर लग जाती है इसको वैसे समझाने में। विच सैंपल कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स स्पीशीज एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ, रिमेंबर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए ये, Cl2 होता है ना, तो मोल्स कितने होंगे? सर uh, मोल्स हो जाएंगे 35.5 डिवाइडेड बाई 35.5 इंटू 2, लेकिन कैसे करके बता रहा तो 0.5 मोल्स है ये। हूँ। यस सर। तो बैठ जीरो के पॉइंट देख, फाइव पॉइंट फाइव और उससे सेम नंबर ऑफ नेम्ड स्पीशीज, ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना होगा एटम्स, इतने ही होंगे ना। यस सर, क्योंकि 32 होगा ना तो मोल्स उतनी बन जाएगी। हाँ यही बनेंगे। अम, इसमें 1 मोल है, तो वो इसमें 0.5 ही है, और इसमें आयंस जो होंगे वो डबल होंगे, ठीक है। तो आयंस जो होंगे वो डबल आएंगे। एक सेकंड रखना, मैं मैसेज एक कर दूं। Sir, which paper is this? W22 क्वेश्चन पेपर 1-1। Okay. मेरे ख्याल से W22 क्वेश्चन पेपर 1-1, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा फिर नेक्स्ट वन है इसके, मिक्सर आर कंसिस्ट 1 मोल ऑफ C3H6 and 1 मोल ऑफ C4H6। What is the minimum number of moles of oxygen molecules needed for complete combustion of mixture R? तो मिक्सचर R कंप्लीट कंबशन, यानी दोनों की इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, इसको दोनों को एड अप कर लो। तो सर दोनों सी को हो जाएगा 10। मतलब C7H12 होगा ना। यस सर, और वो CXHY से हम उसका फॉर्मूला से बना देंगे। हाँ ठीक है, वैसे उससे भी कर सकते हो। तो कितना है 10, मतलब वैसे वो एक यस दफा सर, चेक 10 आया। चेक कर लो। 7 CO2 होंगे और 6 H2O होंगे, तो ऑक्सीजन कितने होंगे? दैट्स 14 + 6 20, तो 10 O2 होंगे, ठीक है। तो ठीक है, सी है। अच्छा फिर which statement with the electrons in the ground state of carbon atom is correct? तो ग्राउंड स्टेट कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स? पहला तो गलत हो गया, 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। मोर इलेक्ट्रॉन्स इन p orbitals than they are in s में 4 है, p में there are only 2, तो वो भी गलत हो गया। ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी स्फेरिकल, नहीं वो डबल शेप्ड है, p जो है। लोएस्ट एनर्जी स्फेरिकल है, ठीक है, वो s, d इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट वन है इसके, for the element sulfur, which pair of ionization energy has the largest difference between them? Sulfur group 6 में होता है, तो किसमें सर लार्जेस्ट? 6 और 7 पे होगी। ठीक है, तो सल्फर के अंदर आउटर शेल में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो आफ्टर द 6 तो 7th जो होगा वो मुश्किल होगा, तो 6th and 7th, ठीक है, उसके अंदर there's going to be a big jump. How many sigma bonds are present in this molecule? तो remember पहला बॉन्ड जो बनता है ना एटम्स के बीच में, that's a सिग्मा। इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ये HC ट्रिपल बॉन्ड, फिर C है, फिर C, फिर ऊपर CH3 है, उसके बाद क्या है? फिर डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद H है, और फिर एक और CH3 है।
अच्छा, इसको आप बैठ के काउंट करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही है ना? और इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं? से 3 होंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में there are 2 pi bonds, double bond में there's 1 pi bond. Which molecule has an equal number of bonding electrons and lone pair electrons? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो तो बोरॉन जो है वो ग्रुप 3 में है, तो ग्रुप 3 में है तो लोन पेयर्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं इसके? फिर 0। कोई भी नहीं बचा क्योंकि ग्रुप 3 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इस्तेमाल हो गए हैं। तो 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी लोन पेयर्स है, 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो वो तो बराबर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ग्रुप 4 में है तो कितने लोन पेयर्स बचे हैं इसके पास? फिर 0। 0 होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में उसके पास कितने लोन पेयर्स बचे हैं? ऑक्सीजन ग्रुप 6 में फिर 2 लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास ग्रुप 6 में है तो 2 बॉन्ड्स बने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो बताओ कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 ये हो गए डबल बॉन्ड में, 4 इधर डबल बॉन्ड में, तो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ये हैं, 4 ये हैं, वो भी 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। मतलब बी जो है वो बिल्कुल, हाँ बी सही है। बाकियों को देख लेते हैं कि बाकियों में क्या है कि ऑक्सीजन और 2 F, तो ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो 2 बॉन्ड्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फ्लोरीन ग्रुप 7 में तो 1 बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इसके पास, इस वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स और लेफ्ट, 6 इलेक्ट्रॉन्स और लेफ्ट, तो इधर तो लोन पेयर्स बहुत ही ज्यादा है। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ग्रुप 6 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इधर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है। अच्छा, table shows properties of 4 solids held together by different types of bonding. Which row correctly describes the property of a solid with a giant solid है लेकिन giant, अच्छा giant covalent structure है। तो melting point giant covalent का क्या होता है? सर हाई होगा। ठीक है, वो वेरी हाई होगा। और solubility होगी giant covalent? सर पोलर के अंदर होगी। नहीं, giant covalent ये होती नहीं है क्योंकि giant covalent में बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं ना ढेर सारे, तो वो इनसॉल्युबल ही होगा। वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, वो जो मर्जी है। डायमंड है ना, वो क्यों डिसॉल्व ना, वो पोलर में डिसॉल्व करेगा ना उसमें करेगा, क्योंकि उसमें ढेर सारे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, बात समझ आइए ना? यस सर। तो वो जो पोलर और नॉन पोलर वाली बात है ना, वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है कि वहां पे आपको बॉन्ड्स तोड़ने नहीं पड़ते। यहाँ पे तो आपको जब तक बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं तो उससे तो डिसॉल्व होना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट, कार्बोनेट ऑफ एन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक कौन सा होता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? तो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 0.833 ग्राम्स कार्बोनेट जो है ना वो 200 सीएम क्यूब गैस और रूम कंडीशंस के अंदर। तब बस बैठ के देखना है कि कौन ये करता है। तो अगर इसके 0.833 ग्राम्स है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा डिकम्पोजिशन पे? एक ही करेगा ना, 1:1 में होगा। तो कितनी सीएम क्यूब में मोल्स निकाल लेता हूँ सीधा डायरेक्ट ना। तो एक सोडियम कार्बोनेट होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकालो कितने होंगे? 0.833, अच्छा क्या है पॉइंट सर 106 मोल्स होंगे। 106 नहीं, एमआर कितनी है सोडियम सॉरी एमआर कार्बोनेट? सर 106 एमआर। हाँ तो ये आ गया ना 785, 0.00785। तो इसके मोल्स आ गए पॉइंट, अच्छा 0.00785 लिख ही नहीं रहा, एक सेकेंड होल्ड करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी वही मोल्स होने चाहिए, 1:1 है। ठीक है,
इसका वॉल्यूम इंटू 24,000 cm क्यूब करो तो कितना आता है इसी को, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 24,000, तो 200 नहीं आ रहा, तो उसने कहा था 200 आना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरे फिर इस तरह बैठ के दूसरे का करो। पोटेशियम कार्बोनेट क्या होगा, वो 39 प्लस 60 प्लस 39 प्लस 39, तो 0.833 डिवाइड बाय CO3 जो होता है वो तो 60 होता है, प्लस 2 पोटेशियम्स हैं तो वो 39 प्लस 39। अच्छा इतने मोल्स आए, कार्बन डाइऑक्साइड के भी इतने ही मोल्स होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मोल्स को 24,000 से मल्टीप्लाई करो तो इसके भी 144 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। कौन सा होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट कर लो, उसका कितना है 0.833 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, 80 कार्बोनेट होता है 60 प्लस मैग्नीशियम 24 होता है, तो 84 बन गया, 84.3 बन गया टू बी प्रिसाइज, ज्यादा ही हो गया, एक सेकेंड, उसकी एमआर 84.3 है, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की के मोल्स आ गए, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स यही होंगे, और Sir, D answer. 423, 237 आ रहा है वॉल्यूम। तो ये भी गलत है ना, सी भी गलत है, फिर क्या रह गया, डी है, यस सर, डी है। डी को कर लेते हैं। उसकी एमआर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट की वो है 0.833, उसकी एमआर जो है ना वो है 100.1 बनती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी मोल्स होंगे, तो उसको इंटू 24,000 करो तो वो बस वही बन रहा है, 200 बन रहा है, तो इसलिए आंसर जो है वो डी है। अच्छा अगला पार्ट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोथ PCl3 and PCl5 are exothermic. PCl3 reacts with chlorine. अच्छा PCl3 reacts with chlorine, ये equation है enthalpy of reaction given which pair of statement is correct. The enthalpy of reaction is less negative than PCl5, then delta HF of PCl5. अच्छा बार बार डेल्टा HF की बात कर रहा है ना, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा HF वाला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, it's minus the enthalpy of formation of the reactants, right? तो अब क्वेश्चन ये कि आंसर तो हमें पता है, आंसर हमें पता है कि ये जो है ना दिस इज -124, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा ये हमें पता है दिस इज -124, अब मुझे बताओ कि अब इसकी वैल्यू आपको नहीं पता कि ये क्या है, और इसकी भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको नहीं पता कि क्या है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि इनका जो डिफरेंस लोगे ना वो आएगा -124, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस ये बताओ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव, ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट है PCl5, तो ये बताओ कि इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गोइंग टू बी मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन दिस, क्या होगा सर मोर नेगेटिव। किसने बताया इट्स गोइंग टू बी मोर नेगेटिव, सर मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए, वो मोर नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट से माइनस होगा, तो माइनस नहीं आंसर है। अच्छा एक उसने दिया हुआ मोर नेगेटिव और एक उसने दिया हुआ है लेकिन इसको नंबर से जस्टिफाई कर सकते हो, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ लेट्स से -100 आ रहा है, -100 कब आएगा, -100 आएगा जब ये लेट्स से 500 हो और ये 600 हो, ठीक है, तो कोई ऐसी कंडीशन है कि, तो मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव देन दिस, राइट,
मतलब कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि ये वैल्यू जो है ये इससे ये नेगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू इससे ये वाली इससे भी ज्यादा नेगेटिव हो? नहीं सर। मतलब मैं -100 लेके आ सकता हूँ किसी और तरीके से कि अगर लेट्स से ये -200 हो? नहीं, आ तो सकता है वैसे, आने को तो आ सकता है कि मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर? मतलब लेट्स से वो -100 हो, तो आ तो सकता है वैसे। सर जो आपने दूसरा वाला केस लिखा वही वाला होगा, क्योंकि उसमें उसने कहा था कि दोनों एक्सोचल लिखे हैं, तो दोनों में नेगेटिव साइन ही आएगा फॉर्मेशन में। उससे कहे कहाँ का है? हाँ सर वो उसने कहा, ऊपर। हाँ ठीक है, यस ये फिर ये वाला सिनेरियो गलत हो गया। तो उसका मतलब ये है, उसका कहने का मतलब है कि दोनों उसने खुद कहा हुआ है, और मैं इसको ना क्लियरली लिख दूं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मेरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है मेरा PCl5 माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मेरा क्या है? रिएक्टेंट मेरा PCl3 है, और ये दूसरा रिएक्टेंट इररिलेवेंट है क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन होगी दैट्स गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो दैट वन इज काइंड ऑफ इररिलेवेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उसे कहा है कि दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो अगर आपने आंसर नेगेटिव लेके आना है और आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, तो वो एक ही सूरत में नेगेटिव आ सकता है कि ये वाला नंबर इससे ज्यादा नेगेटिव होगा। मतलब मैंने तो हाइपोथेटिकली एक नंबर असाइन किया कि अगर लेट्स से -100 लेके आना है मैंने यहाँ पे, तो ये वाला और ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो ये वाला नंबर इससे ज्यादा नेगेटिव होगा, तब जाके नेगेटिव आएगा अगर ये दोनों नंबर्स नेगेटिव है। ठीक है, मतलब कोई और नंबर उठा लेते हैं, -300 ले लेते हैं इसको और इसको, तो इधर क्या होना चाहिए? इधर -200 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि ये -50 हो और अब मेरे पास -100 कभी भी नहीं आएगा। मतलब मैं कौन सा नेगेटिव नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करूं तो ये -100 आए? वो अब पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं कुछ भी करूंगा ना तो वो माइनस, एज लॉन्ग एज ये नंबर नेगेटिव है वो अब -100 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इशू आ जाता है। तो दिस नंबर हैज टू बी मोर नेगेटिव देन दिस नंबर। ठीक है, ये क्लियर है ना बात? यस सर। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इज मोर नेगेटिव। तो या तो ये होगा, नहीं सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5। सर तो डी बनेगा आंसर। मैं वो पहले देख लूं। नहीं, डी नहीं बनेगा ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 हैज टू बी मोर नेगेटिव देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो या तो ये सी होगा या ये ए होगा। समझ आइए ना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा, अगर नेगेटिव नंबर लेके आना तो ये नंबर उससे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो the only way that's possible is कि enthalpy of reaction is less exothermic. Is that clear? यस सर। अब आ जाओ उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? Cl2 की बॉन्ड एनर्जी चाहिए ही नहीं है, Cl2 का कोई काम नहीं है, नॉट नीडेड, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 इज 0। तो जब वो फॉर्मेशन माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो उसमें Cl2 का तो कोई काम ही नहीं है, तो आंसर सी है। ठीक है, इज दिस क्लियर? खदीजा ये क्लियर है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, बस ये इस तरह के ये इसका ऑल्दो केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो बस वो है कि मेरे ख्याल से मैथ का ज्यादा क्वेश्चन था ये, क्योंकि आपको उसी तरह सोचना था। अच्छा, नेक्स्ट वन, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो क्या ये Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T वाला क्वेश्चन है ये? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है। अच्छा, क्या क्या कहा है उसने? उसने कहा कि NaOH जो है ना वो डिसॉल्व रिएक्ट करे किसके साथ? HCl के साथ। तो सोल्यूशन की मास क्या होगी? सोल्यूशन की मास होती है उसका वॉल्यूम होता है, तो 25 cm3 और 25 cm3 50 cm3। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली 50 ग्राम्स। उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 4.2। टेम्परेचर चेंज कितना है? इंक्रीजेस बाय 2.5, तो वो 2.5 से टेम्परेचर बड़ा इंक्रीज हुआ है।
इंक्रीज हुआ तो इट्स एक्सोथर्मिक, तो साइन लगा दो नेगेटिव। तो इसका क्या आंसर है? व्हाट्स -15 into 4.2 into 2.5? 525. अच्छा, तो -525, और जूल्स में आता है ये, इधर यूनिट देख लो, इट्स इन जूल्स, ठीक है, तो जूल्स के अंदर है। अच्छा, सो यू गॉट योर एंथैल्पी चेंज। अच्छा, लेकिन दिस इज नॉट योर मोलर एंथैल्पी चेंज। ये कितने मोल्स के लिए है? इधर जरा मोल्स निकालो ना, कितने मोल्स के लिए ये? 25 into 3.35 divided by 1000, concentration times volume divided by 1000. Sir, 8.75 into 10 raised to power -3. -3, तो इतने मोल्स जो थे ना वो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, तो 1 मोल कितनी करेगा? तो इसको वो मेरे ख्याल 60 आएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई। Sir, 60 किलो जॉउल जाएगा, बी होगा। ठीक है, तो बी है। अच्छा, अमोनियम कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट आयंस बाय बैक्टीरिया, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन? तो अमोनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट में। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर? नाइट्रेट में क्या होती है? एक्स और -2 टाइम्स 3, ऑक्सीजन -2 होती है, और टोटल चार्ज -1 है, तो क्या है? +5। अमोनियम में क्या होती है? सर, -3। -3 होता है, मतलब वो एक्स हाइड्रोजन +1 होता है, तो +1 इंटू वो +4 हो जाएगा, और टोटल चार्ज इक्वल टू +1 होता है। तो चेंज क्या है? ये 8 किया, ये +8, -3 से +5 चला गया, ठीक है। तो 8 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। अच्छा, अगला वाला कि वो रिएक्ट कर रहा है H2Na2। अच्छा, सारी इक्वेशंस ठीक है, मतलब एटलीस्ट वो फॉर्मूला वाइज बैलेंसिंग, इनमें से कौन सी इक्वेशन सही तरीके से बैलेंस हुई है? वो या तो B. जाके B. Cr 2 है, ठीक है। ऑप्शंस कितने हैं? 7 + 6 13, 7 + 6 13, वो भी ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? 14। इधर कितने हैं? दैट्स 6 + 8 14, ठीक है, वो सही है। इसके अलावा तो कोई इक्वेशन सही तरह बैलेंस तो नहीं हुई भी। मुझे शक है सारी बैलेंस है। पहले वाले में पहली वाली बैलेंस है, Cr 2 है तो 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 + 2 9। यहाँ पे कितने कितने हैं? 7 + 2 9। इधर कितने ऑप्शंस हैं? 8 + 2 10। हाँ नहीं, वो डिफरेंट हो गया है। Cr 2 है। ऑप्शंस कितने हैं? 7 + 12 19 हो गए। 19 हो गए, हाँ। तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन प्लस 12 वो ज्यादा हो गया, ठीक है, वो भी गलत है। ये आखिरी देख लेते हैं एक दफा। 6 + 7 13, 7 + 6 13। हाँ, ये आखिरी वाला वो हाइड्रोजन कितने हैं? दैट्स 14। यहाँ पे कितने हैं? 6। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन गलत है, 20 है, ठीक है, वो फिर बी है। मतलब इससे आगे, वरना रिमेंबर रिडॉक्स इक्वेशन में आप क्या करते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट इक्वल करते हो, ठीक है। इधर वो करने की जरूरत नहीं है, इधर तो वो डायरेक्टली पता लग गया, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, मैं एक दफा फिर कर रहा हूँ। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +6 है, ठीक है। इधर Cr कितना है? +3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए? उसने गेन किए 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक Cr ने। यहाँ पे इक्वेशन में कितने Cr हैं? 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो बेसिकली उन्होंने देव कंबाइन इन टोटल देव गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था? -1। ऑक्सीजन उधर कितना है दूसरी साइड पे? ऑक्सीजन जो है वहां पे मतलब -1 और -2 था, तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो ये 0 पे चला गया। तो इट लॉस्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? -1 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। सर ऑक्सीजन -2 क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ उसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 भी है। इसकी बात कर रहे हो ना आप? सर H2O2 वाला। अच्छा, H2O2 रिमेंबर एक्सेप्शन है ना, ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, एक्सेप्ट
उसमें एक्सेप्शन आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आती है H2O2 में। H2O2 में वो -1 होता है। उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे कहानी क्या थी कि आप हमेशा ना बाकियों की कैलकुलेट करते हो। आप कहते हो कि जी ऑक्सीजन -2 है, H अपने कंपाउंड में +1 होता है, तो बाकियों को अपने कैलकुलेट करते हो। लेकिन ऑक्सीजन की एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके पीछे वो रीजन है कि आप कैलकुलेट किस तरह करते थे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करते थे कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है ना HCl, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होती थी। ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके ज्यादा करीब होते हैं। आप कोवलेंट मॉलिक्यूल को ट्रीट करते हो एज इफ इट्स आयोनिक, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें परवाह नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किया या नहीं किया। आप बस रीडॉक्स के अंदर आपको बस पता करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके ज्यादा करीब है, ठीक है। तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप कहते हो कि जी Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। और H क्योंकि सारे नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होता है, तो हमेशा +1 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे आप कैलकुलेट करते थे। ऑक्सीजन हमेशा -2 क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन सारों से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन किसी के साथ भी जोड़ो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन -2 होगा, H जो होगा वो +1 होगा, ठीक है। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन को हमेशा -2 लेते थे और H को हमेशा +1 लेते थे। लेकिन उनकी फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस ये हैं कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कोई नहीं सिवाय एक के। तो अगर लेट्स से ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, फिर क्या मसला होगा? फिर कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, दे विल बी क्लोजर टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आपका -1 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन तो ये है। और एक एक्सेप्शन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की याद रखनी है कि उसके अंदर क्या होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उसका फॉर्मूला ये होता है, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो O और H के बीच वाले ना, ये ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा -1, H क्या होगा +1। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है, ऑक्सीजन -1 होगा, H क्या होगा +1 होगा। लेकिन जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि दोनों साइडों पे ऑक्सीजन है, तो ना कोई ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है, तो वो वहीं के वहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी -1 ओवर हियर इन दिस केस। तो जस्ट टू कीप इट सिंपल, ये तो मैंने पीछे वैसी लॉजिक बताई थी। सिंपल चीज ये, ऑक्सीजन को -2 लेना है, लेकिन एक्सेप्ट इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन को क्या लेना है? +1 लेना है। उसकी भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट व्हेन इट्स विद मेटल्स। अगर मेटल होगा ना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मेटल हाइड्राइड्स में वो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्लियर है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बस याद रखना कि दैट्स एन एक्सेप्शन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब ये कि मैं बस वो कह रहा था कि मैं वैसे ही वो प्रैक्टिस के लिए कह रहा था, वरना तो मैं डायरेक्टली पता लग गया था कि P है। लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल होने चाहिए। तो ये -1 था, ये 0 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। टोटल ऑक्सीजन है कितने? 6 है। तो इसका मतलब है the amount of electrons gained and the amount of electrons lost are exactly the same. तो इसलिए भी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में तो यहां तक बात आई नहीं थी, वो तो डायरेक्टली आपको पता लग गया था। अच्छा, अगला वाला। हाँ जी। You don't need to make like separate half equations for that question, right? Just one second. किसी के लिए भी ना बनाया करो, क्योंकि वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये हाफ इक्वेशन यही होगी ना दोनों बीच में, वो सेपरेट हाफ इक्वेशन बना के वो तो वैसे ही टाइम जाया करने वाली बात है, ठीक है। क्लियर है बात? मैं वैसे मैं कह रहा हूँ आप हाफ इक्वेशंस अलग अलग बना सकते हो, लेकिन जैसा ये है ना, एक क्वेश्चन है कि लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन कि एक सिंपल इक्वेशन है Na plus let's say Al plus 3 and it becomes Na plus 1 and Al, right? तो अब या तो आप बैठ के ना टाइम जाया करो आपको कि जी Na is getting oxidized, तो आपकी ना ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है Na goes from Na to Na plus 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारा करो। Al जो है ना वो +3 से +0 पे गया है, तो Al plus 3 gain 3 electrons and became Al, और फिर दोनों को बैलेंस करो तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो,
लेकिन ज्यादा आसान काम है, उसी के ऊपर ही सब कुछ कर लो। Na क्या है, +1 लॉस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स 1, Al +3 से 0 किया तो गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 3। एक सेकेंड, अच्छा सो इट गेन्ड, सॉरी 1 सेकेंड, अच्छा इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इक्वल होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, सो दैट्स गोइंग टू बी 3 Na। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। तो वो आसान काम है, आप उसी के ऊपर सारी वर्किंग कर लो, बात ही खत्म। ठीक है, वरना वो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। अच्छा, अगला वाला, in which equilibrium is the position of the equilibrium moved to the right hand side by increasing the temperature also by decreasing pressure? तो increasing temperature कौन से को फेवर करता है? एंडोथर्मिक, राइट? तो राइट साइड इन दोनों में होगा ना, फॉरवर्ड चला जाएगा। डिक्रीजिंग प्रेशर कौन सी साइड को फेवर करता है? से मोर गैस मोर साइड, मोर गैस मोर साइड, तो वो फिर ये वाला से होगा। बी होगा। ठीक है, इस साइड पे देयर इज मोर गैस, राइट साइड पे। ठीक है, इधर वो प्रेशर कुछ भी नहीं करेगा, दोनों साइडों में इक्वल गैस मोल्स है। अच्छा, अगला वाला कि Kp has a value of this and the partial pressure, तो which row is correct? Units of Kp, partial pressure। अच्छा, तो सब कुछ ही दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है। तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी Kp is basically product pressure which is C2H5OH divided by pressure of C2H4 multiplied by pressure of सारी gases है ना, H2O। तो Kp की वैल्यू गिवन है, that's 1.8 times 10 power minus 5। ईथीन और स्टीम का प्रेशर भी गिवन है, that's ईथीन कितना है, 4.8 times 10 power 3, और दूसरा क्या है, 2.8 times 10 power 3। सिर्फ वो एथेनॉल ही रह गया X, तो निकालो क्या आता है। से 2.42 into 10⁻² आएगा। कितना, 7.7 नहीं 2.42, यस सर, ये आंसर से और ए होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी केपीए ऊपर है तो नीचे भी केपीए 2 दफा आ गया, तो केपीए -1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन इज, a large excess of magnesium ribbon is added to dilute hydrochloric acid, the volume of hydrogen gas produced is measured as the reaction proceeds। मैग्नीशियम और HCl हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, रिजल्ट्स इज शोन। व्हिच रो एक्सप्लेन्स द चेंजेस? अच्छा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एज वेल, तो रिएक्शन पहले स्लो था, फिर एकदम से स्पीड अप हुआ, फिर स्लो हो गया, फिर बंद हो गया। Which row explains the changes in the rate of reaction? तो ये एकदम से पहले स्लो था, स्पीड अप क्यों कर रहा है? मतलब क्या रीजन होगी, रिएक्शन स्लो था फिर एकदम से स्पीड अप कर गया? सर सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। नहीं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है ना। अच्छा, ये सर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो ठंडा था, लेकिन क्योंकि इट्स एक्सोथर्मिक, इट प्रोड्यूसेस हीट, तो इट्स स्पीड अप। ठीक है, तो इनमें से ही होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक था तो टेम्परेचर बढ़ गया, फिर खत्म क्यों हो गया रिएक्शन? सर क्योंकि मैग्नीशियम रिबन खत्म हो जाएगी। नहीं, मैग्नीशियम रिबन खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन उसने एक्सेस में डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म हो गया। मतलब क्लियर है, मैग्नीशियम रिबन ने तो नहीं खत्म होना, वो तो लार्ज एक्सेस में। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन के 16 मेजरमेंट्स आर मेड टू डिटरमिन द एक्टिवेशन एनर्जी, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, व्हिच डायग्राम शोज द, अच्छा हायर टेम्परेचर T2, पहले तो कौन सा ग्राफ हायर टेम्परेचर वाला है?
सर ए और बी में से होगा। हाँ, ए और बी हायर टेम्परेचर है, क्योंकि इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर टेम्परेचर पे बढ़ जाएंगे, लोअर टेम्परेचर पे कम हो जाएंगे। सो इट्स गोना बी आइदर ए और बी। और फिर वो कह रहे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये होगी या ये होगी? सर ए होगी क्योंकि वो सेम रहेगी। सेम रहेगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ एक चीज से कम होती है, वो है कैटलिस्ट। उसने ही डिडंट यूज अ कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट तो डाला नहीं, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट यहाँ पे था वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। अच्छा, नेक्स्ट वन, inorganic arc. Electrical conductivity of the Y and Z are shown. Conductivity of the compound in the liquid state, conductivity of the mixture obtained by adding compound to water. तो दोनों में गुड है, तो Y क्या होगा, पानी के साथ भी और लिक्विड स्टेट में भी? सर NaCl होगा। हाँ, NaCl होगा, क्योंकि NaCl मोल्डन स्टेट में आने का, तो वो कंडक्ट करेगा, एक्वा स्टेट में भी करेगा कंडक्ट, ठीक है। वो दोनों नहीं हो सकते। Al2O3 एक्वस पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता, इट डजंट डिसॉल्व। SaCl4 कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा लिक्विड स्टेट में, कोवलेंट है। लेकिन पानी जब डालते हो ना, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। SaCl4 को पानी में डालो तो क्या बन जाता है, SaO2 बन जाता है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। और HCl जो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो जो Z है ना, वो SaCl4 होगा, तो आंसर C होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, व्हिच टू डिस्क्राइब द रिलेटिव साइज ऑफ द आयनिक रेडियस। ये मेरे ख्याल से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, देख लेते हैं पहले। अच्छा, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 है, 12 है, एंड दिस इज 16। अच्छा, तो ये क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्चुअली 18 हो जाएगा, तो 288 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा, लार्जेस्ट, तो यही हो गया, वो S हो गया। सर बी होगा आंसर। इन दोनों में छोटा कौन सा है? सर मैग्नीशियम। क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो वो दोनों का साइज एक ही है, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा है, तो इट्स गोना बी स्मॉलर, ठीक है। तो आंसर बी होगा, ठीक है। ये वैसे ही लार्जेस्ट है, क्योंकि इसके शेल्स ही ज्यादा है, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में याद रखना कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जिसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। चार्जेस को नहीं देखना, चार्जेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो मर्जी हो, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और प्रोटॉन्स देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, जिसके प्रोटॉन ज्यादा है वो छोटा होगा। अच्छा, इन सारों में से विल ऑल प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशंस व्हेन एडेड टू वाटर। कौन सा सबसे ज्यादा अल्कलाइन होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स क्या होता है डाउन द ग्रुप? सर इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करती है, तो होता ही है कि डाउन द ग्रुप वो और ज्यादा डिसॉल्व होगा और ज्यादा अल्कलाइन होगा। तो सबसे ज्यादा अल्कलाइन इट्स गोना बी बैरियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं करता, उसका पीएच जो होता है वो अराउंड 8 होता है, इसका 10 तक होता है, ये फिर 12, ये 13, 14। अच्छा, विच रो इज करेक्ट? द टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है नाइट्रेट्स का डाउन द ग्रुप? डू दे बिकम मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? सर मोर स्टेबल। ठीक है, उनको डिकम्पोज करना, इट बिकम्स हार्डर डाउन द ग्रुप, तो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स क्या होती है? सर इंक्रीज होती है। तो डिक्रीज करती है। MgSO4 सॉल्युबल है, वो बॉटम के ऊपर जो BaSO4 है ना, वो इनसॉल्युबल है, तो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा, which statement of group 17 and compounds are correct? So NaCl produces chlorine when reacted with sulfuric acid. ये वही आ गया, कौन सा पार्ट था कि Cl-1 ना, it does not like to lose electrons, जबकि नीचे जाते हुए Br-1 and I-1 they like to lose electrons। इधर हमारा ग्रुप 17 आ गया। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
F minus one, Cl minus one, they don't like to lose electrons, but down the group, Br minus one, I minus one, because they're bigger in size, they like to lose electrons. Hence, जो पहला वाला है ना NaCl, वो Cl2 नहीं बनाता. Cl minus one does not like to lose electrons. You get a displacement reaction. Like in Br minus one and I minus one, they do like to lose electrons and they turn into Br2n. So they end up as a redox reaction. ठीक है, तो पहला तो गलत है. क्लोरीन नहीं बनेगा. ब्रोमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा. ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव. ये ठीक है. और आयोडीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा. इट्स लेस रिएक्टिव. ठीक है, तो NaBr सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इट would turn into Br2. अच्छा, अगला पार्ट ये वही आ गया. रीडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो Cl 0 है, -1 है, +5 है. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 1. कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 5. तो इसका मतलब ये कि यू वुड हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5. तो आपके पास y जो होगा ना वो 5 होगा. 5 Cl minus 1 होने चाहिए. एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1. यानी इसका मतलब है एक NaClO3 काफी है. और क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वही है, इट्स अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो सारे Cl इधर से ही बने थे. तो 5 Cl minus 1, 1 Cl plus 5. सो स्टार्ट के अंदर देयर इज गोइंग टू बी 6 Cls. तो x की वैल्यू जो होगी दैट्स गोइंग टू बी 3. इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस इक्वल हो गए. और क्या कह रहा है वो? कह रहा है 100 steam cube of hot 4 mole per dm cube NaOH. तो Na+1 concentration after the reaction. तो after the reaction the Na+1 उससे कुछ नहीं होना. Na+1 की concentration exactly same रहेगी, क्योंकि Na+1 is a spectator ion. NaCl में भी ना Na+1 है, NaClO3 में भी Na+1 है. तो Na+1 remains as it is. ये जो NaOH है ना, उसपे जो OH आयंस है ना वो इस्तेमाल हो गए हैं. OH आयंस थे, अब प्रोडक्ट के अंदर ना देयर इज नो OH आयन. वाटर है, देयर इज नो OH आयन. ठीक है, तो OH आयन खत्म हो गए. वो Na+1 वही का वही रहा. वो प्रोडक्ट में भी वही आ गया, पहले भी वही था. तो इट्स अ स्पेक्टेटर आयन. तो इट रिमेन्स एग्जैक्टली जो शुरू में था ना 4 मोल पर dm cube, इट्स गोइंग टू रिमेन एग्जैक्टली द सेम. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आगे विद स्टेटमेंट अबाउट जल्दी खत्म करें. विद स्टेटमेंट अबाउट अमोनिया और द अमोनियम आयन इज करेक्ट. अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड. अमोनियम आयंस जो है ना वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. अमोनियम आयंस या अमोनियम सॉल्ट्स दे रिएक्ट विद बेस. तो वो अपना H+ लूज करते हैं, H+1 एक्सेप्ट करता है, वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, इट टर्न्स इनटू वाटर. तो ये गलत है. डज नॉट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सिल्वर आयोडाइड इज सॉल्युबल नहीं. वो आयोडाइड्स जो थे वो इनसॉल्युबल होते हैं. उसमें AgCl अमोनिया में डिसॉल्व कर जाता है प्रेसिपिटेट. AgBr पार्शली करता है या कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर करता है. AgI डज नॉट डिसॉल्व. ठीक है, तो इधर वो AgI की बात कर रहा था. इट डज नॉट डिसॉल्व इन अमोनिया. अमोनियम आयन हैज ये इनके वो याद रखना कि ये ग्रुप 17 में ही ना, जस्ट रिमेंबर के AgCl, AgBr, AgI, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्रीम प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट. पहला डिसॉल्व करता है, दूसरा थोड़ा बहुत करता है, पार्शली करता है, तीसरा जो है वो करता ही नहीं है, डिसॉल्व, नॉट सॉल्युबल. अच्छा, अमोनियम आयन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ मीथेन मॉलिक्यूल. मेरे ख्याल से ठीक है ये. N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7. H के पास 1 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. +1 है तो इसका मतलब है लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो
आपके पास एंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. CH4 इज 6 + 4, तो वो भी 10 है, तो C इज करेक्ट. फिर अगला, सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कैटालिटिकली ऑक्साइज्ड बाय एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. तो हाउ इज द कैटलिस्ट ई फॉर्म? ये एसिडिन की दो इक्वेशंस हैं, वही उसके अंदर लिखी हुई है कि किधर है नाइट्रोजन एंड सल्फर. नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म SO3. NO2 जो होता है वो ऑक्साइजिंग एजेंट होता है, उसको ऑक्साइज कर देता है SO3 के अंदर. वो फिर आगे जाके पानी में डिसॉल्व होकर इट फॉर्म्स एसिड रेन. वो जो NO होता है वो खुद ही हवा में ना, इट गेट्स ऑक्साइज्ड बैक इनटू NO2, so that's D. सर इसमें ए में भी तो एक ही चीज हो रही है जो डी में हो रही है. नहीं, वो N2 है A में. मतलब ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट. एक सेकेंड. एसिड जब फॉर्म होती थी ना, तो वो कार इंजन और लाइटनिंग स्ट्राइक्स में ना नाइट्रोजन बर्न करता था ऑक्सीजन के साथ एंड एंड्स अप फॉर्मिंग NO and NO2. तो वहां से तो वो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता था ना. फिर जब वो पोल्यूटेड NO2 प्रोड्यूस होता था तो वो जाकर रिएक्ट करता था SO2 के साथ, उसको SO3 में कन्वर्ट कर देता था, जो कि फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता था. और वो जो NO होता था वो फिर हवा में O2 के साथ रिएक्ट करके इट वुड फॉर्म NO2. तो NO रिएक्ट करता था O2 के साथ. वो जो उससे लिखा हुआ ना, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, कि वो NO या NO2 आया कहां से था. क्लियर है बात? ओके. अच्छा, 1 gram sample in Saroka are separately added to beakers containing water and stirred. ये मेरे ख्याल से गलत ही होगा हमारा अभी. अच्छा, the number of beakers containing a white solid is Q. तो उसने क्या पानी में डाला और स्टर किया, तो अब कौन कौन डिसॉल्व करेगा? सोडियम ऑक्साइड डिसॉल्व करता है, बारी बारी कर लेते हैं. सोडियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करता है, इट फॉर्म्स NaOH. ये इनके ना रिएक्शंस विद वाटर ऑक्साइड्स का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. सोडियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करता है, फॉर्म्स NaOH. मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत कम डिसॉल्व करता है, ठीक है. तो इधर ना व्हाइट सॉलिड रहेगा, ठीक है. इट फॉर्म्स अ वेरी वीक एल्कली, इट्स नॉट वेरी सॉल्युबल, ठीक है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कह लो कि पार्शली डिसॉल्व्स. और अगर किसी ने Al2O3 डिसॉल्व ही नहीं करता, इट्स इनसॉल्युबल. और वही SiO2 का भी यही है, ठीक है. तो बेसिकली 3 प्रेसिपिटेट्स रह गए. अच्छा, उधर फिर वो उनको भी डाल रहा है पानी में, NaCl, MgCl2, Al2Cl6, SiCl4. तो इनमें से कौन व्हाइट सॉलिड बनाते हैं? सर तो MgAl और Si दोनों तीनों बनाएंगे नहीं, सर सॉलिड. नहीं, पहले दो तो नहीं करते ना, NaCl, MgCl2 वो डिसॉल्व करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड नहीं होगा? नहीं, वो वेरी स्लाइट हाइड्रोलिसिस होता है. तो बनेगा थोड़ा सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बहुत ही थोड़ा बनेगा, मेरे ख्याल ना होने के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है. पीएच के 6.5. HCl बनेगा तो बहुत ही थोड़ा बनेगा, ठीक है. ये मोस्टली डिसॉल्व ही करता है. तो अब यहाँ पे वही मसला है, इस क्वेश्चन का नहीं मसला है, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा. तो मैं कहता हूँ क्योंकि कुछ है जो बीच में होते हैं, पार्शल होते हैं ना. जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में बहुत हल्का सा डिसॉल्व करता है, वो इधर मैंने कहा कि अगर हल्का करता तो मैं उसको ले रहा हूँ कि मोस्टली नहीं करता. MgCl2 हाइड्रोलाइज करता है तो वेरी स्लाइट, तो मोस्टली डिसॉल्व करता है. तो इसका मतलब है मैं इसको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं ले रहा. AlCl3 strong hydrolysis, तो it forms a white precipitate. SiCl4 forms a white precipitate. तो इन दोनों का मैं ले रहा हूँ white precipitate, ठीक है. तो अगर मैं वापस जाऊं, मैं इन दोनों का white precipitate ले रहा हूँ. उधर Al2O3 SiO2 नहीं डिसॉल्व कर रहे थे, MgO भी नहीं डिसॉल्व कर रहे थे. अब 5 का उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ. उसने वही कहा था ना कि a white solid, number of beakers containing a white solid is Q. अब मैंने कहा 5, तो उन्होंने 5 का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ.
तो अब मैं आ जाता हूँ किसके ऊपर मुझे 100% कंफर्म है, व्हाइट सॉलिड है। Al2Cl6 100% would form a white solid. SiCl4 would form a white solid. Al2O3 SiO2 do not dissolve, so they would also form a white precipitate. Magnesium oxide वो था बीच वाला, तो मैं फिर भी 4 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको डाउट पे डाल देता हूँ, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि NaOH में डिसॉल्व किया है, और फिर कितने नंबर ऑफ बीकर्स में व्हाइट सॉलिड है। अब वो अच्छा, इसके फौरन बाद अब वो व्हाइट सॉलिड बन गए, इसके बाद वो अब NaOH में डिसॉल्व कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो वो डिसॉल्व कर जाएगा, तो एक व्हाइट सॉलिड तो कम हो गया। SiO2 खाली NaOH में डिसॉल्व नहीं करता, SiO2 पे अगर आओ ना, तो SiO2 जो है ना वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व करता है, नॉर्मल NaOH में नहीं करता डिसॉल्व। SiO2 वीकली एसिडिक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे मैं SiO2 को कह रहा हूँ कि नहीं डिसॉल्व कर रहा, क्योंकि वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में। अच्छा, इसने कौन सा प्रेसिपिटेट बनाया था? इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाया था, और इसने सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का। तो 4 में से एक तो कर गए। अच्छा, पीछे रह गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे मसला है। अच्छा, Mg तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, इसके मुझे ना एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। वो बल्कि खोलते हैं, कोशिश करते हैं खोलते हैं, क्योंकि अब मसला है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व कर जाएगा। यहाँ पे भी Al2Cl6 में, कहाँ पे Al2Cl6, जो AlCl3 वाला था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए भी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए वैसे, और वो खाली NaOH डाल रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका मतलब हॉट कॉन्सेंट्रेट चाहिए, तो कोई भी फिर डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मैं इसका पहले चेक कर लूं, फिर मैं एक दफा ये कौन सा क्वेश्चन है? 25 का डी है, हाँ। तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ इस पे। अच्छा, पहला ये था कि नंबर ऑफ बीकर्स कंटेनिंग अ व्हाइट सॉलिड पानी डालने से, तो उसमें हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड पे डाउट था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्शियल डिसॉल्व करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं करता था, SiO2 डिसॉल्व नहीं करता था। एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते थे। सिलिकॉन क्लोराइड जो है वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बना लेते थे। तो 4 में से और 5वें पे डाउट था, और उसने 5 ऑप्शन ही दिया था, तो मैंने 4 लिया। अच्छा, और उसके बाद ये था कि NaOH में कौन डिसॉल्व करेगा। तो नोट्स में है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व करता है, सिलिकॉन ऑक्साइड भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में डिसॉल्व करता है। तो विच इज व्हाई आई सेड कि कोई भी डिसॉल्व नहीं करेगा। ये क्लियर है? तो आपका कोई भी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता, ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगला वाला जी जल्दी से। अच्छा, which pair of alcohols are isomers of each other ना? तो जल्दी से डायरेक्ट उस पे ही चलते हैं। कौन सा वाला लग रहा है कि आइसोमर्स है एक दूसरे के? पेंट? नहीं, ये वाला है बी। ब्यूटेन 2 ऑल क्या होता है? 4 कार्बन आटम्स, OH दूसरे वाले पे। प्रोपेन 2 ऑल
Propan-2-ol क्या होता है? Propan-2-ol is prop 3 carbon atoms, OH is on the second one and 2 methyl on the second one. ठीक है, तो सेम आइसोमर्स हैं क्योंकि H भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, B है। उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, शॉर्टकट ये था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं कि 4 कार्बन एटम्स है, प्रॉप पे 3 है और एक मिथाइल में। अच्छा, how many chiral carbon atoms are there in one molecule of this thing? Hex? Hex का क्या मतलब है? 6 कार्बन एटम्स। 3 ऑल का मतलब है अल्कोहल है तीसरे वाले पे, ठीक है। और 2 2 4 5 टेट्रा मिथाइल, मिथाइल ग्रुप्स है, टेट्रा 4 है, तो 1 मिथाइल इज एट 2, सेकेंड मिथाइल इज ऑल्सो 2, फिर एक 4 पे है और फिर एक 5 पे है। तो कह रहा था इसमें बताओ कि कितने कायरल हैं कार्बन, और ये बाकी सारे H हैं इसमें, ये इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ एक, इसके साथ भी 3 होंगे, 3 होंगे H, इसके साथ एक होगा 3 H, सिर्फ 3 होंगे। अच्छा कायरल बताओ, ये कायरल है, ये भी कायरल है, दो कायरल है, तीसरा कौन सा? अच्छा ऐसे 2 बनेंगे। क्योंकि इस वाले के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स है, इस वाले के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? ए है, ये ब्रोमिनेशन है। अच्छा रिमेम्बर, ब्रोमिनेशन को आप रिडॉक्स की तरह पढ़ते नहीं हो, लेकिन ब्रोमिनेशन इज रिडॉक्स। ये जब ब्रोमीन ऐड होता है तो डबल बॉन्ड की जगह ब्रोमीन पहले 0 था, अब -1 है, तो ब्रोमीन अपने कंपाउंड में -1 होता है, तो इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। और ये याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये दोनों एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल है, इट्स ट्रीटेड विद वार्म H2SO4। वार्म H2SO4 क्या करेगा? उसके एस्टर लिंक्स तोड़ देगा। ये आपका एस्टर ग्रुप है, तो इसका जो एस्टर का ग्रुप है ना, वो टूट जाएगा, तो इसको आप तोड़ दो, और एस्टर टूट के क्या बनता है? इसको बीच में से ना वो हटा दो, ये लिंक टूट गया, और एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, फिर वो कह रहा है कोल्ड केमनोफोर क्या करता है? कोल्ड केमनोफोर डायोल्स प्रोड्यूस करता है। ये डबल बॉन्ड वाली जगह पे ना OH ऐड हो जाते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड वाली जगह पे ना दोनों कार्बन्स पे तो ये कोल्ड केमनोफोर ये करता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो बना है ना, इसका सोडियम मेटल के साथ कितने हाइड्रोजन के एटम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे? तो अल्कोहल जो होता है ना, वो सारे अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, सारे OH जो है ना वो अच्छा ये वाला भी सारे रिएक्ट कर जाएंगे। और तो कोई अल्कोहल नहीं है, बाकी सारे तो 6, ठीक है, क्लियर है? जी सर। वो मैं खोल लूँ एक सेकेंड। अच्छा, अगला पार्ट, compound R can be formed from 1 bromopropane using a nucleophilic substitution reaction followed by an oxidation। तो
1 ब्रोमोप्रोपेन। वो कह रहा है कि पहले होगी सब्स्टिट्यूशन और फिर होगी ऑक्सीडेशन। तो चार्ट किधर गया हमारा? अच्छा, ब्रोमोप्रोपेन हैलोजनो एल्केन। तो पहले होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH के साथ भी हो सकती है, CN के साथ भी हो सकती है, NH3 के साथ भी हो सकती है। लेकिन उसने कहा था उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी, तो हम उसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर अल्कोहल से वो फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो पहले वो अल्कोहल बने और अल्कोहल बनने के बाद प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो ऑक्साइड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो प्रोपेनोइक एसिड सही आंसर है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो और फिर उसको ऑक्साइज कर दो। अगला के 3 colorless liquids with the formula shown. 2 tests are carried out on separate samples which will successfully identify each liquid. तीनों को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनेट इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। कार्बोनेट जो है ना वो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे हमें आइडेंटिफिकेशन में तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो कार्बोनेट को यूज करके ना आपको कोई फायदा नहीं होना, ठीक है? वो तीनों को ही वो तीनों के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये डाइक्रोमेट 6 ऑक्साइजिंग एजेंट। ऑक्साइजिंग एजेंट किसको ऑक्साइज करता है? अल्कोहल को। तो ये ठीक है, इसमें से इसको यूज करोगे ना तो आपको इसका पता लग जाएगा कि भाई ये अल्कोहल कौन सा है। फिर पीछे रह गया इन दोनों को आइडेंटिफाई करना, कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो फिर 2,4-DNPH जो है ना वो कीटोन्स को आइडेंटिफाई करता है। तो 2,4-DNPH जो है वो आपको इसका बता देगा। तो K2Cr2O7 आपको इसको बता देगा, अल्कोहल को ऑक्साइज करके दिखा देगा। 2,4-DNPH ये होता है कि 2,4-DNPH का टेस्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो तो 2,4-DNPH आपको इसको आइडेंटिफाई कर देगा, डाइक्रोमेट 6 आपको इसको आइडेंटिफाई कर देगा। तीसरा आपको खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा, 32 which row about the reactants forming esters D is correct? अच्छा, ये फिर से एस्टर आ गया। तो एस्टर है, एस्टर है, एस्टर को वापस तोड़ देते हैं। तो ये बीच में एस्टर लिंक जो है ये तोड़ दिया। अच्छा, इट विल टर्न इनटू एन अल्कोहल और ये वाली साइड जो है ना इट विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी वही होगा, इट विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। तो which row about the reactants forming esters, the class of alcohol? कौन सा अल्कोहल है ये क्या? ये सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर अल्कोहल लगा हुआ है ना वो 2 कार्बन चेन्स अटैच है, सो इट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। और शेप ऑफ द रिंग नॉन प्लेनर, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल, हर कार्बन आइटम जो है ना वो 2 H से साथ बॉन्डेड है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। 4 बॉन्ड्स का वो टेट्राहेड्रल होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो नॉन प्लेनर, ठीक है। अच्छा, अल्कलाइन आयोडीन आइडोफोम टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट बना है और से क्या ये चीज बनी है। Which row identifies W and the yellow precipitate? येलो प्रेसिपिटेट जो होता है वो तो CHI3 का होता है। आइडोफोम टेस्ट होता है क्या? आइडोफोम टेस्ट ये होता है कि अगर आपके पास मिथाइल के साथ कार्बोनाइल है या मिथाइल के पास CHOH है
तो ये मिथाइल टूट के CH3 बना देगा और ये जो बाकी कार्बन है ना ये इट विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसकी सॉल्ट। तो ब्यूटेनोन के साथ कर लेते हैं। ब्यूटेनोन क्या है? ये CH3 है, टूटेगा, ये क्या बन जाएगा? CHI3। ये पीछे वाला पार्ट क्या रह जाएगा? दिस विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उसकी सॉल्ट। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। तो पहले ये ऑप्शन ठीक है, ए इज राइट। ये क्लियर है ना कि ए करेक्ट है? इज दिस क्लियर? यस। फिर ये वो एल्डिहाइड का रिएक्शन है HCN के साथ, वो ये मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कि आपका जो एल्डिहाइड होगा ना, पोलर होगा, CN-1 आके अटैच होगा और फिर CN नीचे से अटैच हो जाएगा, ऊपर से फिर वो H आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मैकेनिज्म ठीक है? एथेनॉल का ये वाला सही है। CN-1 आएगा, कार्बन पॉजिटिव है, वो जाके नीचे से अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर से नेगेटिव हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी बी। अच्छा, अगला है कि structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering the question. How many isomer compounds in the formula contain two carboxylic acid groups in one C double bond C? दो carboxylic acid groups। तो इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स और एक डबल बॉन्ड भी है। तो ये डबल बॉन्ड इधर डाल दिया और फिर इसके H गिन लो के एक H, दो H's। तो 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H वही बन रहा है, एग्जैक्टली सेम। और उससे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों कहा हुआ है। अच्छा, एक बना है, और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड इधर हो एक ही चीज है। तो आई एम गोइंग टू शॉर्टन द चेन। अच्छा, डबल बॉन्ड में इधर लगा देता हूं। अच्छा, दैट्स अनदर वन, मैंने ब्रांच आइसोमर बना दिया। फिर मैं इसमें कर सकता हूँ, अच्छा फिर मैं ये कर सकता हूँ कि डबल बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ। अच्छा, फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसकी चेन और शॉर्ट कर सकता हूँ। और डबल बॉन्ड इधर लगा सकता हूँ। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। मैं उसकी चेन ही को चेंज कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। इसमें मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड और एक डबल बॉन्ड बीच पे डालना था। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 5 कार्बन एटम थे, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, वन डबल बॉन्ड, so 5 carbons in a line, 2 carboxylic acids and a double bond. Then 4 carbon atoms in a line, 2 carboxylic acids, one double bond and one branch. Double bond की position I changed, इधर ले आया, ठीक है। Then I shortened the chain further and I had 3 carbon atoms, ethyl की branch, 2 carbon atoms in a branch. Put a double bond over here and then change the position and put the double bond at the top. अब मुझे तो स्ट्रक्चरल कोई और बना सकता हूँ इसमें, या खत्म हो गया स्ट्रक्चरल? इसके कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है?
सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रांच में बना सकते हैं। नहीं, वो एक ही बात होगी। वो समझना, वो मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ ना, तो वो फिर वही 4 की लाइन होगी और वो एक ब्रांच होगी, तो वो वही बात बन जाएगी। समझिए बात। जी। अब आ जाओ स्टीरियो पे। स्टीरियो बताओ कितने हैं स्टीरियो सिस ट्रांस, उसने कहा था स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो ना। तो ये वाला सिस ट्रांस है, राइट? इसके 2 होंगे। ये वाला भी सिस ट्रांस होगा, क्योंकि कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इधर भी कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये सिस ट्रांस नहीं होगा क्योंकि कार्बन के साथ 2 एचेस लगे हुए हैं। ये भी सिस ट्रांस नहीं होगा, कार्बन के साथ 2 एचेस लगे हुए हैं। ये भी सिस ट्रांस नहीं होगा, कार्बन के साथ दोनों साइडों में एक ही चीज लगी हुई है। ठीक है, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7। तो आंसर आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन इसका चेक करना पड़ेगा 7 है या 8 है, कि अगर कोई मिस हो गया हो। कौन सा क्वेश्चन था? 35। सी है, ठीक है। अच्छा 36। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स? वो कह रहा है कि एक्स रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड और फिर वो कहता है ये बना है, तो एस्टर बना है ना, तो एस्टर को वापस तोड़ दो, ये एथेनोइक एसिड से आया है। तो वो कह रहा था एक्स क्या है, तो इसको पहले तो रिएक्शन को उल्टा करो ना रिवर्स में, कि ये बीच में से इसको वापस तोड़ दो एस्टर को, ये आपका अल्कोहल बन गया और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एथेनोइक एसिड और एक्स, तो दिस इज एथेनोइक एसिड और ये आपका एक्स है। इसका फॉर्मूला खुद ही फिगर आउट कर लो, आसान ही होगा। तो एस्टर के ऊपर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, 2 ब्रोमो प्रोपेन एथेनॉलिक एनओएच के साथ, प्रोपेन और 2 ब्रोमो, सेकंड पे ब्रोमीन और बाकी एच है। एथेनॉलिक एनओएच क्या करता है? एथेनॉलिक एनओएच क्या करता है? वो करता है हेलोजेनो एल्किन को वापस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो आपका ब्रोमीन हटेगा और ये वापस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि बस प्रोपीन ही बनेगा और क्या बनेगा, डी हो जाएगा। अच्छा, विच मतलब ये प्रोपीन बन गया। अच्छा, विच कंपाउंड कैन बी यूज्ड टू मेक वाई इन अ सिंगल स्टेप? वाई प्रोपेनोइक एसिड है, 1 2 3 कार्बन आइटम्स है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेनोइक एसिड है। तो प्रोपेन नाइट्राइल जो है वो बना लेता है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन नाइट्राइल एक ही स्टेप में, नाइट्राइल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहला तो बनाएगा, इथेन नाइट्राइल नहीं बनाएगा क्योंकि वो एथेनोइक एसिड बनाएगा, प्रोपेनोइक एसिड नहीं बनाएगा। प्रोपाइल एथेनोएट वो एक एस्टर है, तो प्रोपाइल जो है वो अल्कोहल वाली साइड है, तो 3 कार्बन आइटम्स है। एथेनोएट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड है, तो 2 कार्बन आइटम। इसको जब तोड़ोगे ना तो प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा। ये वाली साइड जो है इधर से 2 कार्बन आइटम्स है, तो एथेनोइक एसिड बनेगा, तो ये भी गलत है। इधर बनेगा, इधर इसको तोड़ोगे ना तो प्रोपेनोइट जो है ना वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, तो 1 और 4 आंसर है। मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, दिस इज एस्टर है। इथाइल वाली साइड जो है अल्कोहल वाली साइड है, 2 कार्बन आइटम्स है। प्रोपेनोइट वाली साइड जो है वो
ये वाली साइड है, ये अल्कोहल बनेगा, ये प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो 1 और 4 में प्रोपेनोइक एसिड बनेगा जब आप एस्टर को तोड़ोगे या फिर नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करोगे एक ही स्टेप में, बस दोनों। अच्छा बाकी फिर 39 में बस वो कह रहा है कि रिपीट यूनिट बताओ कि ये पॉलीमर क्या बनेगा, सिस ब्यूटर 1,3 डाइन। तो ब्यूट जो है ना वो 4 कार्बन एटम्स है, 1,3 डाइन 2 एल्कीन्स है, और ये बाकी H है। ये एक और उसका रिपीट यूनिट है, डबल बॉन्ड है, 2 H's, H। अच्छा तो इसका 2H, अच्छा सारे 4 बॉन्ड्स पूरे। पॉलीमर किस तरह बनता है? पॉलीमर बनता है डबल बॉन्ड खत्म होता है, इधर भी डबल बॉन्ड खत्म होगा, दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे। इधर डबल बॉन्ड खत्म होगा, डबल बॉन्ड खत्म होगा, और ये दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे। वो डबल बॉन्ड आगे खत्म होगा, वो आगे लिंक कर जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म होगा, वो आगे लिंकेज, डबल बॉन्ड खत्म होते रहते हैं और कार्बन साथ वाले के साथ लिंक बनाता रहता है। तो इस पे फोकस करो। अब जब डबल बॉन्ड खत्म हुआ ना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस कार्बन ने तो जाके इधर वाले के साथ बॉन्ड कर लिया, इस कार्बन ने जाके उधर वाले के साथ बॉन्ड कर लिया, ये कार्बन अपना चौथा बॉन्ड किस साथ बनाए, ये कार्बन चौथा बॉन्ड किस साथ बनाए, तो ये दोनों बीच में एक चौथा बॉन्ड ना लेंगे, क्योंकि जब डबल बॉन्ड खत्म हुआ इस कार्बन ने उधर जाके बॉन्ड कर लिया, डबल बॉन्ड खत्म हुआ इस कार्बन ने इधर जाके बॉन्ड कर लिया, तो इस कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे। तो और उससे कहा है सिस पॉलीब्यूटीन, सिस में वो एक ही साइड पे होता है चेन, तो डबल बॉन्ड एग्जैक्ट रिपीट यूनिट के ना बीच में आ रहा होगा, तो ये वाला होगा, सी होगा, और सी जो है ना वो सिस है, सिस में ना वो सेम साइड होती है, तो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी सिस। ये क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा फिर लास्ट मास स्पेक्ट्रम में M+1 के रेशियो से क्या पता लगता है? ठीक है, मास स्पेक्ट्रम में बस ये याद रखना है फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर्मूला क्या होता है, 100/1.1 टाइम्स M+1/m। इसके पीछे लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि CH4 जो होता है ना उसकी मास होती है 12 प्लस हाइड्रोजन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन है तो 16 होगी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कार्बन 13 भी हो सकता है, तो इसकी मास क्या होगी, 13 + 4 कितनी हो जाएगी, 17। तो एक उसकी मास होगी M, एक होगी उसकी मास M+1। तो मास स्पेक्ट्रम जब इसकी मास डिटेक्ट कर रहा होगा तो उसको 16 वाले पार्टिकल्स भी डिटेक्ट हो रहे होंगे और एक थोड़ा सा हेवी पार्टिकल भी डिटेक्ट हो रहा होगा जो कि 17 होगा, और इनका एक पर्टिकुलर रेशियो होगा। 13 आने के चांसेस के 99%, 12 आने के 13 आने के चांसेस कम है, 13 आने के चांसेस सिर्फ 1% होता है, 12 आने के चांसेस क्या है वो 99% है। तो आपका ना हर 100 पार्टिकल्स डिटेक्ट होंगे तो 99 उनमें से ना ये होंगे जिनकी मास 16 होगी, और उनमें से एक होगा जिसकी मास 17 होगी। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती रहती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इनका जो रेशियो है ना MM+1 का, उससे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको पता लग जाते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो अगर आपको ये रेशियो पता है ना तो उससे आप यू कैन फिगर आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि इस केस में 100/1.1 इंटू 1/13 उसने रेशियो दिया हुआ है। तो ये कितना बन रहा है? 6.99. So 7. 7 हो गया, 7 कार्बन। तो उसका मतलब 7 कार्बन, बैठ के देखो 7 कार्बन किस में है। ब्यूटाइल ब्यूटानेट में तो 8 होंगे, मतलब 4 और 4। हेक्स में 6 होंगे। अच्छा हेक्स में कितने होंगे, 6,
लेकिन ट्राई मिथाइल यानी तीनों कार्बन तो वो 9 हो जाएंगे। पेंट में कितने होते हैं 5 और डाई मिथाइल यानी 2 कार्बन एटम्स ठीक है तो दैट्स 7 तो डी होगा आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है चलिए ये पे कल कंटिन्यू करते हैं ठीक है। Allah Hafiz. चलिए ओके अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।